हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। सीटेट सीरीज के सीडीपी के लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में हमने सीडीपी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स भी आपके 5 से 6 नंबर आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स में और सहायक शिक्षक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे, तो थोड़ा फोकस के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य बच्चे वह बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सामान्य होते हैं, आपके और मेरे जैसे। ठीक है, और फिर आते हैं कुछ विशेष बच्चे, विशेष जिनको हम लोग स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। विशेष बच्चे ऐसे बच्चों को कहा जाता है जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमताएं भी हमसे भिन्न हो सकती है। हम इसमें उन बच्चों को रखते हैं जो सामान्य से या तो कम हो या अधिक हो। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या करता है? किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक भिन्नता वाले, आवश्यकता वाले बच्चे को बिना किसी भेदभाव के, हम ऐसे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और उन सभी बच्चों को जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक सामान्य बच्चे से भिन्न है, उनको भेदभाव बिना कक्षा में सम्मिलित करना और उनको पढ़ाना समावेशी शिक्षा का कार्य होता है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आदर्श वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो जो भी दिव्यांग हैं, जो पिछड़े हैं, प्रतिभाशाली हैं और सामान्य हैं, इन सभी बच्चों को इन सभी बच्चों को हम एक साथ एक कक्षा में पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। भेदभाव भी विभिन्न प्रकार से होते हैं। जातिगत भेदभाव, जो कि आज के हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लिंग आधारित भेदभाव, ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव भी हम देखेंगे आगे में कि जेंडर और एंड सेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा, आप देखे होंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पे बहुत भेदभाव होता है। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है, वो बाहरी लोगों को उनके नेटिव लैंग्वेज को थोपते हैं। ठीक है, और योग्यता के आधार पर, मतलब ड्यू टू देयर एबिलिटीज। हो सकता है कि मैं किसी कार्य में निपुण हूं और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो ऐसा नहीं कि हम दोनों के बीच सिर्फ इस बात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होगा कि मेरी योग्यता उससे अधिक है या उसकी योग्यता मुझसे कम। ठीक है, तो हम समान अवसर देते हैं। क्या देते हैं? समान अवसर। समान अवसर से हम, आप क्या समझते हैं? आपने संविधान में पढ़ा होगा कि समानता का अधिकार है ना, समता का अधिकार है। ठीक है, तो ये समानता या समता क्या है, तो हम एक छोटा सा हम छोटा सा एक चीज समझना चाहेंगे। जैसे आ, एक वर्ड होता है हमारे लिए इक्वालिटी, और एक वर्ड होता है इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी हो गया, इक्विटी हो गया। इक्वालिटी क्या होता है? यदि सबको समान चीज देना। ठीक है, टू गिव एवरीवन द सेम थिंग। ठीक है, मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, 100 100 के नोट्स हैं। ठीक है,
और मैं उसको बांटने निकला हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगा कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन कार में चल रहा है कौन पैदल चल रहा है। मैं सभी व्यक्ति को क्या दूंगा, 100 रुपीज ईच। ठीक है, 100 रुपीज ईच। बट जब हम वहीं इक्विटी की बात करते हैं तो मैं क्या करूंगा, टू गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हूं कि वो एक लेवल पर, है ना, टू अटेन सेम लेवल। मान लीजिए किसी के पास 80 रुपए है और मैं पैसे बांटने गया हूँ, तो मेरे को सबको 100, सबके जेब में 100 रुपये मुझे करना है। तो जिसके पास जीरो है मैं उसको कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया। जिसके पास 80 रुपीज़ है तो मैंने उसको सिर्फ 20 रुपीज़ दिया। जिसके पास 90 है उसको मैंने 10 दिया। ठीक है, लाइक वाइज कि मैं उनको एक सेम लेवल पे ला रहा हूँ। तो ये इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस होता है। यदि आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमको समान अवसर मिलता है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का क्या एक्चुअली महत्व होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा बच्चों में आपसी समझ, प्यार और सहयोग की भावना बढ़ाती है। देखिए, जैसे एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी मेरे साथ क्लास में बैठा हुआ है, तो जो उसका परिप्रेक्ष्य है समाज को लेके, है ना, जो भी इसकी धारणाएं हैं वो मैं उतने भली भांति तरीके से नहीं समझ पाऊंगा जब तक मैं उसके साथ समय स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं उसके साथ बैठूंगा तो हमारे बीच की आपसी समझ बेहतर होगी। साथ ही साथ प्यार और सहयोग की भावना, मैं उसको क्या किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उस चीज़ को समझ पाऊंगा और हम में एक सहयोग की भावना का विकास होता है। तो समावेशी शिक्षा का पहला पहला फीचर ये है कि बच्चों में आपसी समझ, प्यार और सहयोग की भावना बढ़ती है। समाज में समानता, जो हम लोग इक्विटी की बात कर रहे थे, और संवेदनशीलता का विकास होता है। क्योंकि हमारा जो समाज कितनी भी प्रगति कर जाए, पर यदि हमारा समाज समाज संवेदनशील नहीं है, ठीक है, हमारा समाज संवेदनाओं से शून्य है अभी फिलहाल। ठीक है, तो जब हम संवेदनशील होंगे तब हम दूसरों के दुख दर्द को या दूसरे की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और तब हम उनके अनुरूप कार्य कर एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार, है ना, हर बच्चे तक आसानी से पहुंचता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। हमारा संविधान का 86 संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन। उसके अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष का जो भी आयु है, मतलब जो भी बालक या बालिका, उसको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मतलब बच्चे को आप फ्री में एजुकेशन तो प्रोवाइड करा ही करा रहे हैं, साथ ही ये मैंडेटरी भी है। मतलब ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएं। बच्चे को मुफ्त शिक्षा सरकार दे रही है, पर साथ ही साथ ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों का दाखिला स्कूल में कराएं। ठीक है, तो हमारा संविधान ये बच्चों को राइट देता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु है, ये जो है सामान्य बालकों के लिए, किसके लिए है, सामान्य बालकों के लिए। ठीक है, पर वही जहां पे कोई बालक डिस्टर्ब है किसी भी तरीके से, डिस्टर्ब इन द मीन्स कि दे हैव डिसेबिलिटी, मतलब उनको डिसेबिलिटी है, तो डिस्टर्ब चिल्ड्रंस के लिए क्या होता है, यही आयु क्या होता है, 6 से 18 वर्ष। मतलब उनको 6 से 18 वर्ष तक में जो भी शिक्षा मिल रही है वो निःशुल्क और अनिवार्य मिलती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में कहा कि भाई सभी को समान अवसर तो मिलना चाहिए। ठीक है, जब समान अवसर मिलेगा तभी हर व्यक्ति का विकास हो पाएगा, क्योंकि समाज में सभी एक समान नहीं हो पाते। ठीक है, और इनका ना हो पाने का पीछे का एक जो कारण है, उनको समान अवसर नहीं मिल पाना। यदि समान अवसर नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना विकास या हमारे देश के विकास में वो प्रमुख योगदान नहीं दे पाएंगे जो उनसे हमको चाहिए। ठीक है, तो ये आवश्यक दायित्व उन्होंने सौंपा कि सारे राज्य ऐसा करें। ठीक है, अब हम एक बिंदु को देखेंगे, यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन
सीटेट में संभावित है। जैसे समावेशी शिक्षा होता है, क्या होता है समावेशी शिक्षा, और एक होता है एकीकृत शिक्षा। क्या होता है समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। समावेशी शिक्षा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। वहीं पे एकीकृत शिक्षा को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, वहीं पे समावेशी शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब देखेंगे जो एकीकृत शिक्षा है और समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा होता है वो बालकों की आवश्यकताओं को समझ के उनके अनुरूप पाठ्यक्रम या जो भी विधियां हैं उसको अडॉप्ट करता है। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य बालक के साथ साथ विशेष बालकों का भी संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि संपूर्ण चीजें जैसे शिक्षक, स्टाफ, अन्य चीजों का। जैसे कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पे आ रहा है तो उनके लिए अलग से फिसलनदार जो सीढ़ियाँ होती है उसकी व्यवस्था होती है सीढ़ी के अलावा। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल है ना, और हर तरीके की चीज़ों को मतलब एक विशेष बच्चे और एक सामान्य बच्चे दोनों के उपयोग में आ सके ऐसा बनाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या करता है सबका साथ सबका विकास की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ता है। समावेशी शिक्षा यहाँ पे क्या होते हैं जो हमारे सामान्य शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं सामान्य शिक्षक होता है। सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब सामान्य शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे संपूर्ण जो स्टाफ होता है विद्यालय का वो इन सारे बच्चों के जो विकार हैं है ना, डिसेबिलिटीज हैं उसको समझता है और उसके अनुरूप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। बट जब वहीं हम एकीकृत शिक्षा में जाते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन तो हमारे पास सेटअप तो होता है, मतलब ये ज़्यादा मैकेनाइज्ड वे है, हमारे पास सेटअप तो होता है और इसमें हम लोग मिनिमल चेंजेस करते हैं। मतलब हम लोग थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ हम सोचते हैं कि हम बच्चों को इंक्लूड करा लें, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर और जो क्लासरूम रहते हैं इज नॉट स्पेशल, ठीक है। जो क्लासरूम है वो स्पेशल नहीं होता, मिनिमम चेंजेस इन स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो टीचर होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना स्पेशल एजुकेटर का भर्ती आता है, तो वो स्पेशल एजुकेटर आप समझ सकते हैं जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है ना उसका पार्ट होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है या उसको श्रवण संबंधित कोई विकार है तो उसके लिए ऐसा एक सेटअप बना होता है, मतलब एक लैब टाइप बना होता है। बट समावेशी शिक्षा में हम लैब तो बना ही होता है, साथ साथ कक्षा मतलब कक्षा रूम में भी ऐसी व्यवस्थाएं रखते हैं कि सारे बच्चों को मिल सके। ये जो होता है जो ये स्ट्रक्चर है काफ़ी रिजिड होता है, ये अपने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। और ये जो हमारा समावेशी शिक्षा है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हमारा लचीला होता है, ये बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान रखता है, ठीक है। तो यदि कभी पूछा जाए कि क्या बेहतर है तो आप कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो एकीकृत शिक्षा से बेहतर है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ अक्षमताएं, डिसेबिलिटीज। कुछ अक्षमता के प्रकार होते हैं जैसे दृष्टि अक्षमता। क्या होती है दृष्टि अक्षमता, विजुअल डिसेबिलिटी। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो दृष्टि बाधित है ना, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से है ना, वो देख नहीं पाते। तो ये भी एक प्रकार का क्या है विकार है। और ऐसे लोग जैसे कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ उनको उनके पास नहीं है पर उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हमको सीढ़ियों का ज्ञान नहीं होता, हम डेली जहाँ से आ जा रहे हैं हम उस सीढ़ी को उतर चढ़ रहे हैं, हमको सीढ़ियों की संख्या ज्ञात नहीं होती। पर जो दृष्टिबाधित है उनको प्रॉपर नॉलेज होता है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो आंखें हैं वो उनके मोटर एबिलिटीज में ग्रो हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ श्रवण अक्षमता, ऑडियोटरी डिसेबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और अधिगम अक्षमता जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो अभी हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के कुछ टाइप्स को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें से हिंदी में भी इंग्लिश में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीटेट में कंफर्म आते हैं। साथ ही साथ सहायक शिक्षक भर्ती में भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ टाइप्स को। अधिगम अक्षमता के प्रकार, जो सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं
डिसलेक्सिया। ओके, ये जो डिसलेक्सिया है ये एक पठन विकार है। क्या है? पठन विकार है। मतलब मेरे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ये पठन विकार है, इससे पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये रीडिंग रिगार्डिंग डिसेबिलिटी है। मतलब जब आप रीड करने जाते हैं तो आप प्रॉपर रीड नहीं कर पाते। इस टाइप को डिसेबिलिटी, इस टाइप की डिसेबिलिटी जो होती है डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, जैसे हम लोग ई व क में विभेद नहीं कर पाते, मतलब हम लोग ई और क में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। साथ ही साथ जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे सौ को मैं क्या पढ़ता हूँ? वॉज, SAW ना। मेरा जैसे एक वर्ड हुआ, एक वर्ड हुआ सौ हुआ, तो सौ को मैं क्या पढ़ रहा हूँ? वॉज पढ़ रहा हूँ। आपने देखा इसका रिवर्स ऑर्डर हुआ ये। ठीक है, और सी अनक्लियर है। ठीक है, इस अन में ये स्टार्टिंग के जो दो लेटर्स हैं उसको मैंने चेंज कर लिया। अब मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ? न्यूक्लियर। ठीक है, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी, जैसे बिग है, बिग को मैं क्या पढ़ा? डिग पढ़ा। मतलब बी की जगह डी। ठीक है, आपने एक मूवी देखी थी आमिर खान सर की, तारे जमीन पर, है ना? उसमें एक बच्चा ऐसे शब्दों से जूझता रहता है, शब्द उसको चिढ़ाते रहते हैं, वो यही शब्द है। ठीक है, और उसको डिसेबिलिटी जो थी डिसलेक्सिया थी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? लेटर को हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। लेटर को क्या करते हैं? रिवर्स करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या है? इट इज़ अ रीडिंग डिसेबिलिटी। इसमें हम बी को डी या रिवर्स ऑर्डर इस टाइप करके पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट डिसेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं अप्रेक्सिया। क्या? अप्रेक्सिया। ये एक ऐसा डिसेबिलिटी है जिसमें जो आपके मांसपेशियां है उसके संचालन संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते। मतलब ये जो है इसमें जो हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? लो हो जाती है। किसके रिगार्डिंग? लिखने का, चलने का, टहलने का, बोलने का। ये किस टाइप का एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है? जो हमारा फाइन मोटर स्किल है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। हमको लिखने में दिक्कत जाता है ना, हम अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, या हमारी स्पीड बहुत स्लो है चलने में, है ना, टहलने में और बोलने में। ठीक, ये जो है आपके मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ठीक है, अब आता है डिस्प्रेक्सिया। क्या आता है? डिस्प्रेक्सिया। ये जो अभी हम लोग देखे अप्रेक्सिया, उसी का एक टाइप है। ठीक है, अप्रेक्सिया का ही टाइप है। इसमें क्या होता है? हमारा जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है, किसका? हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। मतलब हमारी हाथ कुछ और चीज़ों को देख रहा है और आँख कुछ और चीज़ों को। ठीक है, ये क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है। क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। मतलब जो हमारी सेंस है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा ना, मेरे हाथ और आँख का, है ना, तो ये मेरा मूवमेंट करा रहा है और मेरी आइज़ है, तो हमारा जब मूवमेंट हो रहा है तो यदि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा, जो मेरा सेंसेस देख रहे हैं और उस ऑर्डर में नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग और अन्य क्या नाम दिए? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया के लिए शॉर्ट फॉर्म हो गया सिड। ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ठीक है, आपने एक मूवी देखी थी क्या? छिछोरे, है ना? छिछोरे मूवी देखी होगी। छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह थे, तो उसमें जब उन लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एक बॉलर होता है जो देखता कहीं और है और बॉल कहीं और फेंकता है। तो जब वो बॉलिंग कर रहा था तो उसको सुशांत सिंह बोलता है इधर बॉल डाल, तो बोलता है इधर कुछ नहीं होगा, बोलता है तू डाल, और वो बॉल डालता है और एक्चुअली विकेट मिल जाती है। तो वहां पे आई और आपका हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, तो वो क्या है? डिसप्रेक्सिया। ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इसका एक और अन्य नाम है। फिर आता है अफेजिया। क्या है? अफेजिया। आप किसी को फेस क्यों नहीं, कब नहीं कर पाते? जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या आपको
पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आ रहा। तो ये क्या है, भाषा, लैंग्वेज एवं संप्रेषण, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन अधिगम, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों का अभिव्यक्त करने की समस्या होती है। अब समझिए क्या, आ, हम बड़ी क्लास में जब जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि टीचर्स हर चीज लिख के नहीं बताते, मौखिक रूप से बोलते हैं। ठीक है, इसको बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग श्रुति लेके डिक्टेशन करते थे। तो यदि मैं मौखिक रूप से चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरी जो डिसेबिलिटी है वो अफेजिया में आएगी। या कोई चीज जो मैं लिख के तो बता सकता हूं पर बोलने में मेरे को मुश्किल जाता है, वो भी अफेजिया में आती है। ठीक है, तो डिक्टेशन, है ना, या हिंदी में अपन कहे तो श्रुति लेख। ठीक है, ऐसी डिसेबिलिटीज को, मतलब जहां पे मैं बोलने में भी असक्षम हूं और सुन के उसको समझने में भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफेजिया। ठीक है, ये क्या है, ये भी मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में, है ना, बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर हम आते हैं अलेक्सिया में। ठीक है, आप लोग बहुत कहते हैं ना अलेक्सा, है ना, तो अलेक्सिया क्या है, ब्रेन में ये भी डैमेज के कारण जो हमारी रीडिंग डिसऑर्डर है उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शब्द अंधता। ठीक है, मतलब हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। कैसे, वर्ड ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब हमको हमको पूरा सेंटेंस पढ़ते पढ़ते या पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते हमको एक आध दो शब्द नहीं दिखता। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया। ओके, अलेक्सिया को हम लोग और क्या कहते हैं, विजुअल अफेजिया, जहां पे हमको शब्द ही नहीं दिखते। ठीक है, और ये एक टाइप का एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है, मतलब डिसलेक्सिया हो रहा था जहां पे हम वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे थे, बी को डी पढ़ रहे थे, ई ओ एंड के में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। पर यहां पे क्या है, हम शब्द ही नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी रीडिंग डिसऑर्डर था। ठीक है, और ये भी टाइप का रीडिंग डिसऑर्डर है, अलेक्सिया। ठीक है, फिर आते हैं डिसग्राफिया, ग्राफ, है ना, ग्राफ हुआ, ग्राफ मीन्स राइटिंग रिलेटेड। तो जो लेखन संबंधी जो जो भी विकार है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी जो भी अक्षमता है, ठीक से नहीं लिख पाना, है ना, हाथ हथेली व उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां, मतलब उंगलियों को बहुत ज्यादा कांपना, हम प्रॉपर नहीं लिख पा रहे। ठीक है, तो ये किस में आता है, डिस्ग्राफिया, सही से नहीं लिख पाना डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। फिर आता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, मतलब जो गणित है या अंगणित है, जहां पे हमको नंबर से संबंधित है ना, वहां पे जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है ना, जैसे लिखते समय हम लोग 64 को हम लोग 84 लिख दे रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद लेक्सिकल हो गया, वर्बल हो गया, मतलब इसको क्या कहते हैं, 79, और इसको 89। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी को नहीं बोल पाते। ठीक है, तो काइंड ऑफ एबी डिसकैलकुलिया है। ठीक है, 60-80 कितना हुआ तो बोले 130, है ना, 140 को क्या बोल रहे हैं, 130। तो ये क्या हो गया आपका, डिसकैलकुलिया। फिर आता है डिसथीमिया, कोई थीम ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ऐसे कोई थीम ही नहीं है जिसपे मैं काम कर सकूं। इसमें क्या होता है, आदमी मानसिक रूप से ग्रस्त होता है ना, बहुत टेंशन होता है। ठीक है, आदमी स्ट्रेस में
डूबा होता है। आदमी इन द सेंस चाइल्ड, ठीक है। बच्चों का जो मनोबल होता है बहुत लो होता है। मनोबल क्या होता है? लो होता है। उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डिस्थीमिया से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो डिसेबिलिटी हम देखने जा रहे हैं वो क्या है? डिस्मोर्फिया। क्या है? डिस्मोर्फिया। यहां पे हमको क्या हो जाता है? इल्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? इल्यूजन हो जाता है, ठीक है। भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना हम दूसरे लोगों से करने लगते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। बल्कि हमने पढ़ा है कि ग्रोथ जो होता है वो भी टाइमली होता है ना। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है ना। हम हैंड के, अपने हथेलियों के पाम के साइज को मेजर करते हैं, है ना। हम अपने रिस्ट की विड्थ को मेजर करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें जहाँ पे हमको इल्यूजन हो जाता है, हम अपने बॉडीज को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी है वो क्या कहलाती है? डिस्मोर्फिया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरटी एक्ट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आया 2009 में था, ठीक है। आया कब था? 2009 में तैयार हुआ था, पर लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। कहाँ नहीं हुआ था? जम्मू और कश्मीर में। पर आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके को हमने जब यूटी बनाया, है ना, तो तब से वहां भी है, बट अभी फुल्ली ऑपरेटेड नहीं है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 86th अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा, मतलब आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और ये एजुकेशन मैंडेटरी भी होगा। क्या होगा? मैंडेटरी होगा। मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल्स, ठीक है। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। वही जो बच्चे जो कि डिसेबल हैं उनको 6 से 18 वर्ष की आयु, ठीक है, इसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। वहीं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, है ना, डिसेबल्ड बच्चों के लिए यही आयु समूह क्या हो गया? 6 से 18 वर्ष हो गया, ठीक है। आरटी एक्ट 2009, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, कौन से आर्टिकल में हमने अमेंडमेंट किया था, कौन से डे पे ये इन्फोर्स हुआ था, है ना, कब आया था, कौन से एज ग्रुप को ये टारगेट करता है, डिसेबल जो चाइल्ड है उनका क्या एज ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरटी में एज के अकॉर्डिंग आपका क्लास में इनरोलमेंट होता है। मतलब यदि कोई बच्चा 8 वर्ष का है, यदि कोई बच्चा कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है, तो 8 वर्ष के अनुसार उसको क्लास 3 में होना चाहिए, ठीक है। तो एज वाइज क्लास इनरोलमेंट होता है, ठीक है। एज वाइज क्लास में उसका इनरोलमेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आरटी किन किन चीजों का निषेध करता है। तो पहला, कि हमको किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है। मतलब बच्चों को फिजिकली अब्यूज नहीं करना है ना, वर्बली अब्यूज नहीं करना है। उनको गधे, है ना, या तुम बैल बुद्धि हो, जो हम लोग बहुत पहले सामान्यतः शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमको बचना है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों में ये एक छाप डाल देता है, फिर बच्चों में हीन भावना आ जाती है, जिससे उनके अधिगम में प्रभाव पड़ता है। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बच्चे का एज वाइज इनरोलमेंट होता है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, है ना, वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे। ये नियम के विरुद्ध है। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट टीचर है ना, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, यदि कोई टीचर्स प्राइवेट कोचिंग लेता है तो ये आरटी एक्ट का उल्लंघन करता है। यदि इसकी जानकारी आप शिक्षा विभाग को देंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है।
कोई भी बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाएगा, है ना, हमको मान्यता लेना पड़ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, है ना, उनके नॉर्म्स को मानना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में तो निःशुल्क शिक्षा है ना, वहाँ पे आपको 6 से 14 वर्ष का फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन है। 6 से 18 वर्ष की आयु का उन बच्चों के लिए है जो डिसेबल्ड है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, क्योंकि हमारी मानसिकता क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो शिक्षण है वो काफ़ी उच्चतम दर्जे का होता है, हमारी मानसिकता यही है। तो हम क्या कहते हैं कि हमको प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एजुकेशन मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा माना जाता है। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी के अंदर प्राइवेट स्कूल्स भी आरटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हर प्राइवेट स्कूल्स को अपने सीटिंग कैपेसिटी का या जो नॉर्म्स है जितने सीट्स होने चाहिए अवेलेबल क्लास वाइज, उसका 25% सीट, मतलब 1/4, ठीक है, ये सीट रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। ये सीट क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। किन के लिए, जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं। बीपीएल मतलब जो है बिलो पुअर्टी लाइन, ठीक है। तो जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा, है ना, इनके लिए एक आता है चिट सिस्टम कहते हैं, है ना, वो अपने घर के आसपास जो 1-1.5 किलोमीटर रेंज में जो भी स्कूल्स आता है तो वो चिट पिक होता है, और फिर उस बच्चे का उस स्पेसिफिक स्कूल में फ्री एजुकेशन होता है क्लास 1 से क्लास 8 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी जो बच्चे होते हैं जिनके पास, जिनके माता पिता के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो उनके बच्चों के पास भी ये अधिकार है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में के जो 25% सीट है वहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बट ये चिट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आप जो मन चाहे स्कूल आपको नहीं मिल पाता ऐसी स्थिति में, ठीक है। फिर उसके बाद एक पीपल टीचर रेशियो होता है, मतलब जो बच्चे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल टीचर रेशियो, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। प्राथमिक जो स्कूल है बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, मतलब बच्चे का जहां घर है उससे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। वहीं पर जब उच्च प्राथमिक जाते हैं, उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं से 8वीं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं, तो इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, 3 किलोमीटर दूरी, मतलब 3 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। जो कक्षा 1 से 5वीं है में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज स्कूल खुले होना चाहिए, ठीक है। और वहीं जब कक्षा 6वीं से 8वीं में जाते हैं तो 220 वर्किंग डेज स्कूल खुला होना चाहिए, सुचारू रूप से खुला होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कक्षा 1 से 5वीं के टीचर हैं उनको हम लोग कहते हैं पीआरटी, मतलब प्राइमरी टीचर। फिर उसके बाद 6वीं से जो 10वीं के टीचर आते हैं उनको हम कहते हैं टीजीटी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ओके। देन उसके बाद आते हैं 11 से 12 के जो टीचर उनको कहते हैं पीजीटी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपकी योग्यता है कि आपको 1 से 12वीं पढ़ा होना चाहिए टीचर की, ठीक है। इसमें टीचर का मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें पीजी होना चाहिए, टीचर टीचर की योग्यता है ये, ठीक है। 12 पास होना चाहिए, ये कोई मूवी का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, ये टीचर की योग्यता है, ठीक है। 1st to 5th ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 1st to 5th जो है प्राइमरी स्कूल होता है, जहाँ पे पीपल टीचर रेशियो होता है 30:1, 30:1। वहीं 6वीं से 8वीं जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे रेशियो क्या होता है 35:1। फिर हम 9वीं 10वीं स्कूल को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। देखिए प्राइमरी स्कूल हो गया, है ना, फिर एलिमेंट्री स्कूल, देन सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। ये होता है क्लास 1 से 5, ये होता है क्लास 6 से 8। क्लास 1 से 5, क्लास 6 से 8, ये सेकेंडरी होता है 9 से 10, और ये होता है सीनियर सेकेंडरी क्लास 11 से 12, ठीक है। जो 1 से 5वीं है ना, जहाँ पे हमने कहा कि 200 घंटा हमारा टीचिंग आवर्स होना चाहिए,
वहाँ पे 200 हमारे स्कूल्स लगने चाहिए और 800 आवर्स हमारे टीचिंग आवर्स होने चाहिए। ठीक है, पहले से पांचवी में हम 800 घंटे की पढ़ाई कराएं पूरे साल भर में। वहीं जो छठवीं से आठवीं जहाँ पे हमको 220 वर्किंग डेज चाहिए था, वहाँ पे कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री जिसको हम लोग कहते हैं टीएलएम है ना, टीएलएम प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है। ठीक है, 45 घंटे मतलब 5 आवर्स इन 6 डेज। ठीक है, तो एक डे में कितना पढ़ाना होगा? 7.5 आवर्स। ठीक है, स्कूल कितना चलता है? 5 से 6 घंटा। तो जो 1-1.5 घंटे का समय है उसमें उनको टीचिंग लर्निंग मेथड जो होता है ना, टीएलएम प्रिपेयर करने का समय दिया जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पे 150 चाइल्ड से ज़्यादा है वहाँ पे 5 टीचर तो चाहिए। 30 चिल्ड्रन पे एक टीचर होता है, तो 150 चिल्ड्रन पे 5 टीचर हो गए। साथ ही साथ एक हेड टीचर भी चाहिए। क्या चाहिए? एक हेड टीचर भी चाहिए। जब 150 है तो हमको क्या चाहिए? एक हेड टीचर भी चाहिए। 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समाजीकरण। समाजीकरण के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पर आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं समाजीकरण को। ऐसी प्रक्रिया है ना, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मानव समाज द्वारा सीखता है और ये पूरे जीवन तक चलता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पक्ष होते हैं। सारे पक्षों का विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो हम इसको सीखते रहते हैं। तो समाजीकरण की भी कुछ इकाई होती है। जैसे होता है क्या? हमारी फैमिली में भी हम सबसे बात करते हैं, है ना। फिर उसके बाद स्कूल हो गया, हमारे टीचर, और मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, बहुत सारे मूवीज देखते हैं, बहुत सारी कुछ देखते हैं, तो हमको बहुत सारा ज्ञान मीडिया के थ्रू भी मिलता है। ठीक है, हम समाज के बारे में बहुत बारीकी से मीडिया की हेल्प से भी सीखते हैं। एक होता है एक्टिव एजेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय। जो सक्रिय एजेंसी है, संस्था है ना, जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पर सीधा प्रभाव जो पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय एजेंसी। मतलब ये समाजीकरण की सक्रिय संस्था है। कौन? हमारा परिवार। ठीक है, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, है ना, स्वास्थ्य क्लब, हेल्थ क्लब और स्कूल। तो स्कूल के अंदर टीचर भी आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद पैसिव एजेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय संस्था। क्या? निष्क्रिय संस्था। ये क्या है? ऐसा जहाँ पे बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हो गया? आपका पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मतलब हम यहाँ भी तो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते साथ हम सीधा अपने हक और अधिकार की बात नहीं करते, हम कामली जाते हैं, जो भी चीज़ उसको बताते हैं, समझते हैं, है ना, थ्रू प्रोसेस होता है। एयरपोर्ट भी जाके हम हंगामा नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन पे भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको 1 से 2 नंबर मिनिमम आपको सीटेट एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, जेंडर एंड सेक्स। तो मोस्टली हम लोग जेंडर और सेक्स को सेम ही मानते हैं। तो जेंडर क्या है ना, मेल फीमेल, या एक और थर्ड जेंडर होता है जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, है ना। सेक्स में भी हम लोग मेल फीमेल ऐसी हम कहते हैं। ठीक, तो अब समझते हैं कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है जेंडर और सेक्स के बीच में। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इट इज अ सोशल स्ट्रक्चर। जेंडर क्या है? जेंडर इज अ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो सेक्स है वो एक जैविक या बायोलॉजिकल संरचना है। क्या है? बायोलॉजिकल संरचना है। ठीक है, जैसे अब हम समझते हैं जेंडर। ठीक है, और हुआ सेक्स। सेक्स में हो गया मेल, है ना, फीमेल। हम थर्ड जेंडर भी यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे, है ना। जेंडर, जेंडर क्या है? इट इज अ सोशल स्ट्रक्चर। क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब समाज द्वारा निर्धारित नियमों, है ना,
व मान्यताओं का अनुपालन करना जेंडर के अंदर आएगा ना। रूल्स फॉर्म्ड बाय सोसाइटी, ठीक है। जैसे खाना बनाने का काम, खाना कौन बनाता है? हमारे घर की माता बहनें, महिलाएं। और अर्निंग, पैसा कमाने का काम पुरुष, ठीक है। तो जेंडर जो है एक सोशल स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करता है कि महिलाएं क्या कर सकती है, पुरुष क्या कर सकते हैं, मतलब वो बताता है। महिलाओं को अक्सर कमजोर समझा जाता है, पुरुषों को मजबूत समझा जाता है ना। महिलाओं को भारी कार्य करने से रोका जाता है और पुरुष रो नहीं सकते, है ना। तो ये एक रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, महिलाएं भी कई पुरुषों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है। और पुरुष भी रोते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना है और ये क्या है, बायोलॉजिकल है, जो जो डॉक्टर हमको जन्म के समय बताता है ना, हमारे लिंग के आधार पर कि हम क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जेंडर को जो ब्रेक करता है। आपने अभी देखा होगा कि मीराबाई चानू ने थर्ड गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ में, 3 कंजिक्यूटिव गोल्ड मेडल है, ठीक है। वो भी किसमें, वेट लिफ्टिंग में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं हल्का कार्य करती हैं, है ना। मीराबाई चानू ने सबको गलत साबित किया, ठीक है। तो समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही धारणाएं, ठीक है, ये हमको बताती हैं कि क्या करता है, ये जेंडर बताता है। जैसे महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, ठीक है, और पुरुष रोते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे पुरुषों को रोते हुए देखा है और मेरे बहुत सारे टीचर्स, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स की टीचर्स जो है वो एक महिला रही हैं, ठीक है। तो ये समाज कहता है, ठीक है। एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज में जेंडर पैरिटी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लिंग समता रखनी चाहिए व जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, ठीक है। हमको, जैसे हम कहते हैं ना बेटा, हम लड़कियों को भी बेटा कहते हैं, लड़कों को भी बेटा कहते हैं। तो मेरा ये संबोधन बेटा लड़कियों को भी बेटा कह रहा है, ठीक है। यदि देखा जाए तो वो एक तरीके की समानता है, बट बेटा शब्द किसके संबोधन के लिए बना है, लड़कों के लिए बना है। तो हम ऐसा संबोधन क्यों करें जो एक दूसरे को तुलनात्मक रूप से भिन्न दिखाए, ठीक है। जैसे हमको लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कैमरामैन कहते हैं ना, कैमरामैन फोकस करो, है ना। आजकल बहुत सारे मीम्स वायरल हुए थे। तो कैमरामैन की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं, कैमरा पर्सन। क्या हर बार कैमरा मैन ही होता है, क्या कैमरा वुमेन नहीं हो सकती? ऑब्वियस हो सकती है ना। बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है महिलाएं हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे चेयरमैन, चेयरमैन इज नॉट अ एग्जैक्ट वर्ड, उसे हम लोग कह सकते हैं चेयर पर्सन। चेयर पर्सन मीन्स समवन हु इज लीडिंग द चेयर, ठीक है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए चेयर पर्सन इज अ गुड वर्ड, ठीक है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि ये क्या बताता है, ठीक है। अब हम एक देखते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीआरटी, क्या होता है, सीआरटी, और एक होता है एनआरटी। यहां से 1 मार्क्स आपका बन सकता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और एक होता है एनआरटी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो सीआरटी है, सीआरटी है वो क्या रखता है, क्राइटेरिया रखता है। क्या रखता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हुआ तो ऐसा होगा, ये क्राइटेरिया हुआ तो, जहां क्राइटेरिया है तो वहां पे कुछ चीज फिक्स होगा। तो हमको फिक्स परसेंट, है ना, फिक्स्ड परसेंट या मार्क्स लाना होता है, ठीक है। जैसे 33% चाहिए 12th पास होने के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे अभी आप सीटेट एग्जाम जो देने जा रहे हैं, सीटेट आपका 60% चाहिए। यदि आपको इसको रिलेट करना है या याद करना है, बार बार बोल रहे हैं, तो सी से क्या होता है, सीटेट, ठीक है। और सी से आपको होता है क्राइटेरियन टेस्ट, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो सी से सी आपका रिलेट कर गया। तो सीटेट में हमको अनरिजर्व कैटेगरी से 60% मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। तो एक फिक्स परसेंटेज आ गया, फिक्स मार्क्स आ गया, तो किस में आ जाएगा, क्राइटेरियन में आ जाएगा। वहीं पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ये ऐसा टेस्ट है जहां पे हम एक दूसरे से कंपीट करते हैं, हाई मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन लेना होता है। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया,
है ना, DSSS भी हो गया। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है किस पे होता है, मेरिट बेसिस। जो आपका भी सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती होने वाली है, व्याख्याता की भर्ती होगी, तो उसमें आपको मेरिट में आना होता है। वहां पे कोई आपको प्री डिटरमाइंड कट ऑफ या मार्क्स नहीं मालूम होता है, ठीक है। आपको एक दूसरे से कंपीट करके, मान लीजिए 200 सीट है, तो 200 सीट के अंदर में जो फर्स्ट 200 बच्चे आएंगे अपने मार्क्स और मेरिट के बिहाफ पे, उसमें सिलेक्शन होता है। तो वो क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपका जो CDP है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।